क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए केमिकल कंपनी इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग एंड एग्जिस्टिंग मशीन। वो अपनी एग्जिस्टिंग मशीन, मतलब जो मशीन अभी उसके यहाँ पे लगी हुई है, उस मशीन को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं विद वन कॉस्टिंग ₹65,000। एक दूसरी मशीन से, जिस मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है, जिस मशीन की कॉस्ट आ रही है 65,000। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है द एग्जिस्टिंग मशीन वाज ओरिजिनली परचेज्ड 2 years एगो। जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसे 2 साल पहले खरीदा गया था। कितने रुपए में? 28,000 में। एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स 7 year लाइफ। अब से 2 साल पहले, अब से 2 साल पहले उसकी लाइफ कितनी थी? अब से 2 साल पहले उसकी लाइफ थी 7 साल। ठीक है, मतलब अब कितनी लाइफ बची हुई है? अब कितनी लाइफ बची हुई है? जो मशीन 5 years, वेरी गुड। ठीक है, इट कैन करंटली सोल्ड फॉर ₹30,000। इस मशीन को प्रेजेंटली कितने रुपए में बेचा जा सकता है? 30,000 रुपीज में बेचा जा सकता है। ठीक है साहब, विद नो रिमूवल कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं आएगी। द न्यू मशीन वुड कॉस्ट 10,000 टू इंस्टॉल एंड वुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years। अब नई मशीन को इंस्टॉल करने पे 10,000 रुपए लगेंगे और उसकी लाइफ है 5 साल। मतलब आज के दिन से देखें तो दोनों मशीन की लाइफ बराबर है। पुरानी वाली मशीन की लाइफ भी 5 साल बची हुई है और जो नई मशीन लाएंगे उसकी लाइफ भी 5 साल बची हुई। डन, उसकी तो है ही 5 साल और पुरानी वाली की 5 साल बची हुई। नई मशीन को लगाने पे, नई मशीन को लगाने पे कितने रुपए खर्च होने वाले हैं? नई मशीन को लगाने पे 10,000 रुपए का खर्चा होने वाला है। पुरानी मशीन को हटाने पे कोई कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, आगे कहता है मैनेजमेंट बिलीव दैट न्यू मशीन वुड हैव ए साल्वेज वैल्यू ऑफ 5,000 एट द एंड ऑफ 5 years। 5 साल बाद, 5 साल बाद नई मशीन का जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसकी साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? 5,000। मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टिमेट्स एन इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 10,000 एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपांडेड ऑपरेशन विद न्यू मशीन। अब ये कहता है अगर आप नई मशीन से काम करेंगे, अगर आप नई मशीन से काम करेंगे तो आपको 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, द फर्म इज टैक्स्ड एट ए रेट ऑफ 55%। 55% तो नॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स लगता है और कैपिटल गेन पे 30% टैक्स लगता है। आपको पता है किसी को कैपिटल गेन क्या होता है? आपको किसी को पता है कैपिटल गेन क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल गेन? एनीवन नोज? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। असेट को, लॉन्ग टर्म असेट को, लॉन्ग टर्म असेट को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है ना, जो हमारे फिक्स्ड असेट्स है उनको बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है सर, आगे बोलता है साहब द मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया। द कंपनी एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर 5 years। कंपनी ने आपको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बता रखा है 5 साल का। एग्जिस्टिंग मशीन का भी बता रखा है और न्यू मशीन का भी बता रखा है। कैलकुलेट द नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द न्यू मशीन। अब आपको पहला आंसर तो क्या निकाल के बताना है? पहला आंसर बताना है कि अगर आप नई मशीन लगाते हैं, अगर आप नई मशीन लगाते हैं तो आपको कितने रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? नेट इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का करना पड़ेगा? और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% हो, सेकंड आंसर,
अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% हो, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर 15% हो, तो फिर क्या आपको नई मशीन खरीदनी चाहिए या नई मशीन नहीं खरीदनी चाहिए? चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, आ जाए मेरे साथ फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि पहले एक बार आप इसको ट्राई करें, फिर हम जब इसको समझेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, फोर्थ का सॉल्यूशन आपको क्या कहता है? सबसे पहले हम इसके ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट हमें क्या कहता है? ए पॉइंट हमें कहता है कैलकुलेशन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू मशीन। नई मशीन को लगाने के लिए कितने नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? चलिए साहब, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। आप ऐसे भी लिख सकते हो परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन को परचेज करने की कॉस्ट कितनी है? 65,000 प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 75,000। चलिए सर, अब आगे की बात करते हैं। फिर हमने कहा फिर हमने कहा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरी बात। प्लस प्लस कितने रुपए की एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। कितनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल? क्योंकि अगर आप नई मशीन से काम करेंगे तो आपको ज्यादा मटेरियल रखना पड़ेगा, और ज्यादा मटेरियल रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसा और लगाना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए की आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। टोटल हो गए 85,000 माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ, सॉरी आप ऐसा बोल दीजिए, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन को बेचने से कितना पैसा मिलेगा? तो हम कहते हैं साहब सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 30,000। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आज के दिन उस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? आज के दिन उस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? आफ्टर डेप्रिसिएशन मशीन की बुक वैल्यू क्या थी? पुरानी मशीन की, पुरानी मशीन को आपने 30,000 में बेचा है, उसको 28,000 में खरीदा था, 28,000 में खरीदा था। 7 इयर्स की उसकी लाइफ थी, 2 साल जा चुके हैं। तो कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू ऑफ मशीन, दैट इज 28,000 माइनस 8,000 डेप्रिसिएशन, तो 20,000 होगी। प्रॉफिट
अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो 10,000 का प्रॉफिट आया है, ये 10,000 का प्रॉफिट कैपिटल गेन है या ये नॉर्मल प्रॉफिट? ये जो 10,000 का प्रॉफिट आया है कैपिटल गेन है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। वैसे तो आपके अभी टैक्स में जब कैपिटल गेन, टैक्स में जब आप प्रॉफिट निकालेंगे ना टैक्स के पर्पज से, तो आपके एक चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अभी आप जैसे सैलरी की इनकम आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ रहे होंगे, वैसे ही एक हेड आएगा आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो एक बात बताओ, ये मशीन आपने 28,000 में खरीदी थी, 28,000 में से ये जो 8,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, क्या इस डेप्रिसिएशन को आपने पीएनएल से चार्ज किया है या नहीं किया? क्या इस 8,000 के डेप्रिसिएशन को आपने पीएनएल में चार्ज किया होगा या नहीं किया होगा? यस और नॉट, जल्दी बताइए। जब आपने ये 8,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो आपने इसे पीएनएल में चार्ज किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा। पीएनएल में चार्ज किया है मतलब आपने इस 8,000 के डेप्रिसिएशन को नॉर्मल प्रॉफिट में से कम किया है। तो जिस दिन आपको मशीन को बेचने से प्रॉफिट होगा, पहले ये 8,000 आप किससे चार्ज करेंगे? पीएनएल अकाउंट से। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट तो है 8,000, और आपका कैपिटल गेन कितना है? 2,000। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी असेट को बेचेंगे तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट, याद है मैंने आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बताया था, रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाते। तो डेप्रिसिएशन सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट तो कैपिटल गेन होता है, और ओरिजिनल कॉस्ट तक का जो भी प्रॉफिट होता है वो तो पहले आपने पीएनएल से चार्ज किया था, तो वापस भी कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा। तो 8,000 नॉर्मल प्रॉफिट है और 2,000 कैपिटल गेन है। समझ गए? 8,000 नॉर्मल प्रॉफिट है और 2,000 कैपिटल गेन। क्लियर? तो तो टैक्स का अमाउंट बताइए। टैक्स, टैक्स मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, टैक्स ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, टैक्स ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का 55% और इसका 30%, कितना होता है? 8,000 का 55%, 4,400 और ये 600, तो 5,000। अब एक बात बताइए, आपको टोटल मिले हैं 30,000, उसमें से टैक्स पेड कितना कर देंगे? तो आप कहते हैं आपको मिले हैं 30,000, आपने माइनस कर दिया, प्लस कर देंगे टैक्स पेड, तो नेट इन्वेस्टमेंट
आप ऐसा भी कर सकते हैं, 30,000 में से 5,000 माइनस भी कर सकते हैं, 30,000 में से 5,000 माइनस करके नेट 25,000 भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा ही कर दीजिए, बहुत ज्यादा बेटर। ये हो गया टैक्स पेड का अमाउंट 5,000। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, 85,000 और ये हो गया 25,000, तो नेट अमाउंट हो गया 60,000। हाँ, समझ में आया? देखो ध्यान से समझ लेना दोबारा से। सबसे पहले हमने कहा नई मशीन खरीदने पे कितना पैसा लगेगा, 65,000। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी लग जाएगी, 10,000, तो कॉस्ट हो गई 75। 10,000 एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, एडिशनल लगानी पड़ेगी, तो 10,000 और हो गए। तो इसका मतलब नई मशीन के लिए टोटल कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 85 की। फिर आपने कहा नई मशीन को बेचने से 30,000 मिल जाएगी, मैंने कहा ठीक है, लेकिन 5,000 का तो टैक्स लग जाएगा। तो नई मशीन जो मशीन बेची आपने, उससे आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 25। तो 85 चाहिए, 25 पुरानी से मिल जाएंगे, तो नेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 60,000। क्लियर? इस 60,000 में किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, सर नॉर्मल प्रॉफिट वापस बताना। ध्यान से मेरी बात सुनो, जो असेट की कॉस्ट होती है, जो असेट की कॉस्ट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट तक जो प्रॉफिट होता है ना, वो तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और ओरिजिनल कॉस्ट से जितने ज्यादा में बेचते हैं वो होता है कैपिटल गेन। जैसे जैसे समझो, मैंने कहा सेल वैल्यू कितनी है, 30,000, बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। तो अगर टोटल प्रॉफिट कहा जाए तो टोटल प्रॉफिट हो गया 10,000। लेकिन मैं कहता हूं साहब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, बोले 28,000। तो मैंने कहा यहां से लेके ये वाला जो प्रॉफिट है ना, सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 28,000। तो हमने कहा ये वाला 2,000 का प्रॉफिट तो होगा कैपिटल गेन, और ये वाला 8,000 का प्रॉफिट होगा नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट, ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? कनिका? यस सर। तो ये तो हमारा पहला आंसर है, वरना ये बात हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता है कि कितने रुपए में मशीन खरीदी। हमें पता चला कि इस मशीन पे हमारे जेब से 60,000 रुपए जाएंगे। अब ये कहता है कि भाई क्या आपको नई मशीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मैंने कहा भाई अगर नई मशीन लगाने से जो इंक्रीमेंटल, देखो कल भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पुरानी की जगह पे नई लगाओगे तो इंक्रीमेंटल देखोगे, पुरानी हटा के नई लगाओगे तो इंक्रीमेंटल देखोगे, और दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो फिर दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और पुरानी से नई देखते हैं तो केवल इंक्रीमेंटल देखते हैं। ओके, ये वाला क्लियर है? यहां तक का हटा दूं, किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना भाई।
चलिए अब हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। चलिए सर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैश इनफ्लो ओल्ड मशीन, चलिए बताइए ओल्ड मशीन का कैश इनफ्लो कितना था? ओल्ड मशीन का पहले साल का कैश इनफ्लो, ओल्ड मशीन का पहले साल का कैश इनफ्लो, अगर आप पुरानी मशीन रखते हैं, एग्जिस्टिंग मशीन रखते हैं, तो आप पहले साल कितना पैसा कमाएंगे? अगर आप एग्जिस्टिंग मशीन को मेंटेन करते हैं तो आपका पहले साल का प्रॉफिट कितना होगा? किसी को नहीं पता? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किसे? कनिका वेरी गुड, कनिका ने एकदम सही जवाब दिया है सर, 2,04,000। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको कहा था कि जब भी यहाँ पे लिखा हुआ हो कैश प्रॉफिट तो आप डेप्रीशिएशन को वापस ऐड कर देंगे। एक बात बताइए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपनी एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। अरे भाई, जब P&L अकाउंट में प्रॉफिट निकाला होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, फिर उस पर टैक्स लगाया होगा, तो आपको जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन लगाने के बाद होगा ना। पुरानी मशीन पे हर साल कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते थे? 28,000 डिवाइडेड बाई 7, 28,000 डिवाइडेड बाय 7 पुरानी मशीन पे यही डेप्रिसिएशन लगाते थे। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होता था? 4,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आना चाहिए? प्रॉफिट, तो पुरानी मशीन का प्रॉफिट हो गया पहले साल का 2,04,000। हर साल 4,000 4,000 4,000 ऐड कर दोगे, 1,54,000, 84,000, 2,14,000 और 2,20,000, 2,20,000, 24,000। चलिए नई मशीन की बात बताइए भाई, नई मशीन, नई मशीन, नई मशीन बताइए, नई मशीन।
नई मशीन का डेप्रिसिएशन बताइए, नई मशीन का डेप्रिसिएशन, नई मशीन का डेप्रिसिएशन हर साल का 14,000। कैसे निकाला? आपने कहा कॉस्ट कितनी है 65 प्लस इंस्टॉलेशन के लग जाएंगे 10,000, तो टोटल हो जाएगा 75,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो ईच ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 14,000। तो नई मशीन के केस में डेप्रिसिएशन कितना होगा 14,000। तो मैं लिख देता हूं कैश इनफ्लो न्यू मशीन, कैश इनफ्लो न्यू मशीन, नई मशीन का कैश इनफ्लो कितना होगा, नई मशीन का कैश इनफ्लो 14,000 ऐड करते जाइए सब में, ये हो गया 2,30,000 1,64,000 2,14,000 2,54,000 और 2,44,000। तो बताइए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना? पहले साल आप नई मशीन से 26,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे, दूसरे साल 10,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे, तीसरे साल कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे? तीसरे साल 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाएंगे, फोर्थ ईयर में 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाएंगे और फिफ्थ ईयर में 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न करेंगे। प्लस 5वें साल में एक बात बताओ, अगर आपके पास पुरानी मशीन हुई, अगर आपके पास पुरानी मशीन हुई तो क्या आपको 5वें साल में कोई स्क्रैप वैल्यू मिलेगी क्या? अगर आपको पुरानी मशीन आपके पास हुई तो क्या लास्ट ईयर में आपको कोई स्क्रैप वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास नई वाली मशीन हुई तो आपको कितने रुपए की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी? 5,000 प्लस एक चीज और बताइए, जब पुरानी नई मशीन का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो वर्किंग कैपिटल वाले 10,000 रुपए भी वापस आ जाएंगे क्या? जो 10,000 रुपए आपने वर्किंग कैपिटल में लगाए होंगे वो भी वापस आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो यहाँ पे आपको फिफ्थ ईयर के एंड में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फिफ्थ ईयर के एंड में 5,000 प्लस 10,000 ये 2 पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये भी अमाउंट कितना हो गया 15,000। चलिए सर अब लिख देते हैं पीवी फैक्टर। जल्दी से 15% के फैक्टर बता दीजिए 500 सालों के 3 पॉइंट तक। 15% के फैक्टर बता दीजिए। 3 में भी ले सकते हैं, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो 4 में भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है 3 ही लेना है 4 ही लेने। 869 755 657
571 571 496 और यहां पे भी आ जाएगा 496। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। अब आप इन सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे टोटल। इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये अमाउंट 60,000 से ज्यादा आया तो हम कहेंगे साहब डन, और 60,000 से कम आया तो रिजेक्ट, पुरानी मशीन चलने दो। मैं आपको इस चैप्टर के सबसे टिपिकल वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया तो फिर इजी इजी तो आराम से हो जाएंगे, आराम से, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 90,054 90,054 तो एनपीवी, एनपीवी कितनी है? एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये हो गया 90,054, ये था 60,000, यहां आंसर आ गया 30,054। इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी पॉजिटिव मतलब हैंस वी शुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन। हमें एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए, हमें एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। देखो अब पूरे क्वेश्चन में याद रखने वाली चीजें क्या क्या थी, इंपॉर्टेंट काम यहां पे है। आपको इसमें एक तो याद रखना था डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं हम यहां लिखते हैं कैश प्रॉफिट, कैश इनफ्लो, में वर्ड लिखता हूं कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो मतलब अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसे वापस ऐड कर दो। फिर एंड में जाके, एंड वाले ईयर में, एंड वाले ईयर में अगर कोई स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली है तो वो भी तो मिलेगी, अगर कोई वर्किंग कैपिटल है तो वो भी फ्री हो जाएगी, तो वो भी। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखनी थी। सर यहाँ दोनों जगह आपने पीवी फैक्टर सेम क्यों लिए? सर यहाँ पे दोनों जगह पीवी फैक्टर सेम क्यों लिए? बेटा यहाँ दोनों ईयर सेम है, ये प्रॉफिट भी लास्ट ईयर का है और ये जो पैसा मिलेगा वो भी लास्ट ईयर में मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी सेम है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, कोई भी, एनीवन। किसी को दिक्कत नहीं है? क्लियर है पूरा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 3,
बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये आंसर हटा दूं, ये वाला आंसर हटा दूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, टेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज कंसिडरिंग ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉकेट वीडियो गेम। ठीक है साहब, एक कंपनी है टेक्ट्रॉनिक्स, वो पॉकेट वीडियो गेम बनाने की सोच रही है, इन्वॉल्विंग ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 600 लाख, 6 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, 6 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और वर्किंग कैपिटल लगेगी 150 लाख। कितने रुपए की वर्किंग कैपिटल लग जाएगी? 150 लाख। द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12 लाख यूनिट्स। प्लांट की कैपेसिटी कितनी है कि उससे आप कितने यूनिट बना सकते हो? 12 लाख यूनिट बना सकते हो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द 6 इयर्स वर्किंग लाइफ, 6 साल की लाइफ की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस तरह से है। पहले साल में आप केवल 33.33% कैपेसिटी को ही यूटिलाइज कर पाओगे। तो बताओ पहले साल आप कितनी यूनिट बना पाओगे? फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना होगा? यूनिट्स में बताना, यूनिट्स में। 100% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी है 12 लाख, आप फर्स्ट साल बना पाओगे 4 लाख। सेकेंड ईयर 66.667, तो सेकेंड ईयर हो जाएगी 8 लाख। थर्ड ईयर हो जाएगी 10,80,000, और फोर्थ से 6 इयर्स तक आप 12 लाख बनाओगे तीनों साल। फिर ये बोलता है एवरेज प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹200, नेटिंग एक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 40%। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 40%। एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हटाना है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड ही नहीं किया। कितनी है? 480 लाख पर एनम फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, तीसरे साल से। फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट है 240 लाख, सेकेंड ईयर की फिक्स कॉस्ट है 360 लाख, और उसके बाद में हो जाएगी 480 लाख। ठीक है साहब। The average rate of depreciation for the tax purpose is 33.33% on the capital assets. Depreciation कितना लगाया जाता है टैक्स पर्पस के हिसाब से? 33.33%। क्यों? क्योंकि बेटा टैक्स में तो फायदा मिलेगा ना, तो पहले आपको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, फिर टैक्स लगाना पड़ेगा, फिर डेप्रिसिएशन वापस से निकालना पड़ेगा। सर ये तो बड़ा फंसने वाला काम। मैंने कहा नहीं बेटा, बहुत इजी काम। नो अदर टैक्स रिलीफ्स आर एंटिसिपेटेड, और कोई टैक्स में बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है? 50%। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तीसरे साल के एंड में 100 लाख रुपीस की वर्किंग कैपिटल और लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कंपनी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज टारगेट फॉर ए रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। 15% का रिटर्न मतलब इंटरेस्ट रेट कितनी लेनी है? मैंने कहा था चाहे रेट ऑफ रिटर्न हो, चाहे कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे IRR बोले, चाहे इंटरेस्ट रेट बोले, सबका मतलब एक ही होता है, फैक्टर निकालने के लिए रेट दे रखी होती है। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। सर इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा बेटा बहुत इजी का।
और भी कुछ दे रखा है क्या? सर 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 लास्ट में भी कुछ दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट वेदर द प्रपोजल इज वाइबल। क्या ये प्रपोजल वाइबल है? वर्किंग नोट्स और एनालिसिस कीजिए। टर्मिनल वैल्यू फॉर द फिक्स असेट में बी टेकन एट 10%। फिक्स असेट की टर्मिनल वैल्यू कितनी लेनी है? 10%। करंट असेट्स की कितनी लेनी है? 100%। मतलब फिक्स असेट्स में टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है जिस दिन लाइफ खत्म होगी उस दिन कितना पैसा मिलेगा, साल्वेज वैल्यू। तो फिक्स असेट की साल्वेज वैल्यू है 10%। और करंट असेट मतलब वर्किंग कैपिटल, वो 100% वापस मिल जाएगी, वो 100% वापस मिल जाएगी। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। सर मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए। सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो कैपिटल असेट, कैपिटल असेट खरीदनी पड़ेगी 600 लाख की, प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी 150 लाख। ये वो वर्किंग कैपिटल है जो स्टार्ट में लगाई जाएगी, प्लस वर्किंग कैपिटल कौन से साल में और लगानी है? इन्होंने कहा है थर्ड ईयर में एडिशनल, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर के एंड में 100 लाख की। तो मुझे बताओ थर्ड ईयर का फैक्टर, ये पैसा आज नहीं लगेगा, ये पैसा अब से 3 साल बाद लगेगा। तो इसकी आज की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसके 3 साल बाद लगने वाला है। तो 3 साल बाद लगने वाले पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ कितना आता है? तीसरे साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। सर तीसरा साल का फैक्टर कितना है? 15% पे फैक्टर निकाल लो। अब आपको याद हो जाने चाहिए, अभी अभी आपने लिखे थे 15% के, पिछले क्वेश्चन में देख लो 15% के फैक्टर 869। 869 पहले साल का था, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीसरे साल का कितना था? 657, 657, 0.657। तो ये हो जाएगा 65.70 लाख। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कितना हो गया साहब कैश आउटफ्लो? 600, 700, 715, 715 नहीं सॉरी 67, 815, 815.70 लाख। चलिए सर अब हम पहले निकालते हैं कैश प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। हर साल के लिए कैश प्रॉफिट, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल और लास्ट ईयर। ठीक है सर। सेल यूनिट्स,
पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 8 लाख, तीसरे साल 10,80,000, फोर्थ ईयर 12 लाख, फिफ्थ ईयर 12 लाख, सिक्स्थ ईयर 12 लाख। ओके, ये हो गई सेल्स यूनिट्स। अब इसकी सेल वैल्यू, इसने कहा था सेल वैल्यू एक यूनिट की है 200, एक यूनिट की 200। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सीधा कंट्रीब्यूशन में निकाल सकते हो, सीधा कंट्रीब्यूशन में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक यूनिट की सेल वैल्यू है 2%, 200, कंट्रीब्यूशन है 40%। कंट्रीब्यूशन का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको कंट्रीब्यूशन का मतलब पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है 40%, 200 का 40% मतलब 80, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80, ये हो जाएगा 320 लाख, 320 लाख। 800 मल्टीप्लाइड बाय 80, 640 लाख। 10,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 करके बताना। 10,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 80, $864 लाख, 864 लाख। ये हो जाएगा 96 लाख, 960 लाख, 960 लाख और 960 लाख, ये तीनों हो जाएंगे 960 लाख। माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट पहले साल 240, दूसरे साल 360, थर्ड ईयर से 480, 480, 480 और 480। ये फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। जल्दी से डेप्रिसिएशन बताइए, डेप्रिसिएशन। 600 लाख की एसेट थी, 600 लाख की एसेट थी, डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है? The average rate of depreciation for tax purpose 33.33% on capital asset। अगर कभी भी केवल रेट दे रखी हो, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन लो, बेटा माइनस करना पड़ेगा, फिर टैक्स लगेगा, फिर वापस ऐड होगा, क्योंकि टैक्स भी दे रखा है। अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया हुआ होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टैक्स वालों को तो, टैक्स वाले थोड़ी ना कहते हैं हम डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। तो पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देंगे, ठीक है ना? वरना तो उस डेप्रिसिएशन पे हमें टैक्स का जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इनकम टैक्स वालों को थोड़ी ना कहते हैं, इनकम टैक्स वालों को थोड़ी ना कहते हैं कि हम डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस क्वेश्चन में आपको केवल डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है, आपको ये नहीं बता रखा कि ये डेप्रिसिएशन एसएलएम से है या डब्ल्यूडीवी से है। तो मुझे बताइए ये कौन से मेथड से होगा?
WDV से। क्यों WDV से? अगर ये SLM से होता तो 6 के 6 साल बराबर डेप्रिसिएशन लगता, और अगर आप 33% लगाओगे तो 3 साल में ही खत्म हो जाएगा। अगर आप SLM से 33 लगाओगे तो वो तो 3 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कौन से मेथड से है? WDV से। तो पहले साल 600 का 33.33%, 600 का 33.33%, $200। फिर 400 का 33, 133.33, 133.33। फिर उसके बचे हुए का 266.667 का 33%, 88.88। फिर बताइए नेक्स्ट। करना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन ही है चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं। बाकी सब बस इससे इजी मिलेगा कोई भी चैप्टर। 59.25, $39.50, $26.34। चलिए साहब, ये बता दीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां हो गया 120 का लॉस, 120 का लॉस। ये 146.67 का प्रॉफिट, 146 सही लिखा है मैंने, 146। चेक करते जाना बेटा, आप ही बताते जाओ, सही रहेगा। $259.12 420.75, 420.75। अच्छा 295.12, 295.12। ओके, फोर्थ ईयर का सही है, फोर्थ ईयर का सही है। 480, 440.50, 440.50।
और लास्ट ईयर का हो जाएगा 480, 480 में से 30 गए 450, 453, 453.66, 453.66। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले दिन ही कह दिया था सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर ये पेपर आप बिना कैलकुलेटर के पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए, टैक्स, टैक्स कितना माइनस कर दीजिए बेटा, टैक्स 50%, टैक्स 50%। तो इस पे तो टैक्स बच जाएगा, ये तो प्लस हो गया, और इन सब पे टैक्स माइनस हो जाएगा। सेवेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री, 73.33, 296, 296 का मतलब हो गया 148। बताना कितना होता है ये? 147.56, 147.56, 210.375, 210.375, 220.25, 220.25, और लास्ट ईयर का और बता दीजिए, लास्ट ईयर का और बता दीजिए। टू 26.83, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 60 नेगेटिव, ये सेम यही अमाउंट आ जाएंगे वापस, 73.33, 146.7.56, 210.375, 220.25, 226.83। सर अब क्या करना है? मैंने कहा अब इसमें प्लस कर दो बेटा डेप्रिसिएशन, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। तो 200, 133.33, 88.88, 59.25, 259.75, सॉरी 39.50 और 26.34। चलिए सर, ये जो अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा ये हो जाएगा कैश प्रॉफिट, ये अमाउंट आपके लिए हो जाएगा कैश प्रॉफिट। तो यहां का कैश प्रॉफिट हो गया 140, 206.66, 206.66, 237.44, 237.44, 237.44,
269.625, 269.625, 259.75 और एक लास्ट वाला और लिख लीजिए, लास्ट वाला और लिख लीजिए, लास्ट वन 253.17, 253.17। ये लिखने के बाद मुझे ओके कहे फटाफट, सभी लोगों का जब ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे ओके कहे। देखो हमने कोई नया काम नहीं किया, हमने पहले प्रॉफिट निकाला जैसे अपन नॉर्मली प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकाला? कंट्रीब्यूशन निकाला, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, जो नॉर्मल प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। लेकिन हमें पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ये वाला अमाउंट दिया हुआ था और हमने उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करते ही हम यहाँ पहुंच गए। पिछले क्वेश्चन में हमें ये वाला दिया हुआ था, हमने उसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया, हम यहाँ पहुंच गए। लेकिन इस बार हमें ये नहीं दिया हुआ, प्रॉब्लम ये थी हमें ये नहीं दिया हुआ, प्रॉब्लम ये थी हमें डेटा दिया हुआ था, हमें ये भी निकालना था, फिर डेप्रिसिएशन ऐड भी करना था और फिर कैश प्रॉफिट निकालना था। आ गया कैश प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट। चलिए साहब, अब निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। खत्म। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 2 3 4 5 6 और 6। सर 6 और 6 दो बार क्यों लिखा है बेटा? यहां पे तो सालवेज वैल्यू मिलेगी। कैश इनफ्लो पहले साल 140, दूसरे साल 206.66, तीसरे साल 237.44, फोर्थ ईयर में 269, सॉरी 237, 269.625, 259.75, 253.17। ये लो सर, ये तो 5 सालों की वैल्यू थी। अब मैं इसको हटा देता हूं।
हाँ भाई, एंड में कितना पैसा मिलेगा, एंड में कितना पैसा वापस मिलेगा, जल्दी बताइए। साल्वेज वैल्यू कितनी मिलेगी, आपने 600 लाख रुपए लगाए थे, आपने 600 लाख रुपए लगाए थे, उसकी साल्वेज वैल्यू थी 10%, 600 लाख का 10%, 600 लाख का 10%, 60 लाख। और और भी कुछ मिलेगा क्या? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, चलिए मैं यहां निकाल देता हूं। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 600 लाख का 10%, 600 लाख का 10% हो गया 60, प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हो गई 250, 150 प्लस 100, पूरी की पूरी मिल जाएगी, माइनस टैक्स, माइनस टैक्स। हाँ भाई, चलो एक बात बताओ, असेट की वैल्यू कितनी थी, असेट की बुक वैल्यू, असेट की बुक वैल्यू कितनी थी आज के दिन? हर साल का टैक्स माइनस करो, असेट की बुक वैल्यू कितनी थी? अब आप चाहो तो 600 में से हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, या लास्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो 33% था, उसका 66% निकाल लो, डबल कर लो, निकाल लो जैसे आपको निकालो, मुझे तो वैल्यू बता दो। असेट की बुक वैल्यू कितनी थी 5 साल के बाद, सॉरी 6 साल के बाद, 6 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद असेट की वैल्यू कितनी थी? फिफ्टी 52.70, 52.70, और सेल कितने में हुई है, 60 में, तो इसमें क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, कितना टैक्स लगेगा, 50%, नॉर्मल थोड़ी ना लगेगा, नॉर्मल ही लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, 50%। तो टैक्स का अमाउंट बताइए, टैक्स 7.3, 7.3 मतलब 3.65, 3.65, तो ये आ गई टर्मिनल वैल्यू 306.35, 306.35। ओके साहब। पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर जल्दी से लिख दीजिए, पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर निकाल रखे हैं आपने 15% के पीवी फैक्टर, पिछले क्वेश्चन में से देखिए और लिख दीजिए। 869, 0.755, 657,
571, 496, 431 और 0.431 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बता दीजिएगा सीधी। प्रेजेंट वैल्यू $956.946, 956.946। ओके सर। तो अब आप निकाल लीजिए एनपीवी। एनपीवी कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 956.946। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आया था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आया था? $815.70। ये लीजिए। तो एनपीवी इज इक्वल्स टू 0.246 41 141.246। hence project is viable and accepted। भाई प्रोजेक्ट से आपको 141 लाख का फायदा हो रहा है, तो प्रोजेक्ट आपके लिए क्या है? एक्सेप्टेबल। क्लियर? तो देखो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, केवल नया क्या था? पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था, इस क्वेश्चन में हमने पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया, बाकी का तो सारा सेम ही था। डन? हाँ जी, पूरा क्वेश्चन सभी को क्लियर है? अब एक काम कीजिएगा, आज का आपका होमवर्क क्या है? एक तो आपको ये दोनों क्वेश्चन रिवाइज करने अच्छे से, अच्छे से। एक मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की शीट बना के दूंगा आज, उसमें 7-8 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आपको वो भी ट्राई करने, वो बहुत छोटे छोटे होंगे, कोई कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना? तो वो भी आपको ट्राई करने हैं, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा एक शीट इवनिंग तक, तो वो आपको ट्राई करना है और इन दो को रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है ना? ये दोनों एग्जाम लायक क्वेश्चन है, रिवाइज करना है, ठीक है ना? अगर आपने ये कर लिया तो ये 4 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, इससे आपका एनपीवी का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके?
हाँ जी, सभी को क्लियर है? हाँ, अभी कर दूंगा थोड़ी देर में बेटा, अभी थोड़ी देर में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।